ये बारिश सारी हमको सीधी गिरती हुई दिख रही है और पार्टिकल्स हमारी इस लाइन को क्रॉस करते हुए निकल रहे हैं सीधे सीधे नीचे आ रहे हैं। जैसे ही हमारा कैमरा मूव करना शुरू करता है सारे पार्टिकल्स टेढ़े दिखने शुरू करते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो कि हर पार्टिकल इस लाइन के थ्रू चल रहा है। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक और इसको हम लोग मैथमेटिकली गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। आज हम लोग रिलेटिव मोशन इन 2D पढ़ने जा रहे हैं। 2D का मतलब है कि हम लोग अब इन चारों केसेस को कवर कर रहे होंगे। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, विंड एंड फ्लाइट प्रॉब्लम, इसमें फ्लैग भी आ जाता है बीच में तो मैंने यहीं लिख दिया। रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम, और फिर मिनिमम डिस्टेंस ऑन अ क्रॉस रोड। क्रॉस रोड का मतलब है कि एक गाड़ी अगर यहाँ से और एक गाड़ी अगर यहाँ से चल रही है तो इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो ये चार में से दो केसेस हम आज करेंगे, ये वाले दोनों। और इन दो केसेस को करने से पहले हम लास्ट टाइम के रिलेटिव मोशन 1D के ये 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। आपको दिया हुआ है कि 2 cars आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड्स ऑफ 20 एंड 30 मीटर पर सेकेंड एंड रिटार्डेशन 10 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। तो बेसिकली आपके पास दो गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी इधर एक गाड़ी इधर, और इनकी वेलोसिटीज़ आपको दी हुई हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ हैं, टुवर्ड्स, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसकी वेलोसिटी v1 या va कर देते हैं इसको। इसकी वेलोसिटी किस तरफ है, टुवर्ड्स है तो राइट हैंड साइड है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 तो एक्सेलरेशन है, प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली जब आप v लिखने जाते हो तो उसका डायरेक्शन ध्यान दो, उसका डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है टुवर्ड्स, तो इसको माइनस का 30 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये क्वेश्चन अब जब सॉल्व कर रहे हैं राइट नाउ, हम जो वेलोसिटीज़ लिख रहे हैं ये वेलोसिटीज़ किसी ग्राउंड के परस्पेक्टिव में हमको पता है, तो हम सिर्फ बाहर से देखेंगे इन वेलोसिटीज़ को, तभी हमारी मैथमेटिक्स परफेक्ट होगी। इसी तरीके से रिटार्डेशन दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो वो रिटार्ड राइट हैंड साइड कर रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और सिमिलरली ये इधर रिटार्ड कर रहा होगा, ब्रेकिंग पीछे लग रही होगी, है ना, इसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो माइनस में आएगा। क्या वैल्यूज़ हैं इनकी, 10 एंड 15, तो आपको यहाँ पे माइनस का 10 और यहाँ पे प्लस का 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना है, ठीक है। चलो इस तरीके से जब आपने लिख लिया तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग किसी एक के पर्सपेक्टिव में। देखो क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कार्स फॉर नो कोलिजन। हम जानते हैं कि ये गाड़ी स्लो डाउन होके रुक जाएगी कुछ डिस्टेंस d1 में, हम जानते हैं ये गाड़ी भी स्लो डाउन होके रुक जाएगी कुछ डिस्टेंस d2 में। ये d1 प्लस d2 का डिस्टेंस अगर इनके बीच में है तो दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल एज पे आके रुक जाएंगी, पर अगर ये डिस्टेंस इससे कम होगा तो इनका कोलिजन होना है ना। तो हम लोग एक्चुअली जो आंसर निकालना चाहते हैं वो d1 प्लस d2 निकालना चाहते हैं। तो आप चाहो तो एक इक्वेशन इसके लिए और एक इक्वेशन इसके लिए इसको सॉल्व करके d1 प्लस d2 लिख के आंसर दे सकते हो। पर अगर रिलेटिव में इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप किसी एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाते हो, और इसको सीख लो क्योंकि रिलेटिव को आगे भी यूज़ करना ही है। तो किसी एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ रहे हो तो आप या तो ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाओ, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, और एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, फिर इन तीनों से काम कर लो। अगर आप उल्टा करना चाहते हो, बी के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहते हो, तो सारी चीज़ें बी के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे, ए बी ए बी ए बी। तो एक्चुअली ज़्यादा ईजी क्या है या ज़्यादा सही क्या रहेगा, ऐसे केस में सही रहता है हमेशा वो ऑब्जेक्ट जो राइट हैंड साइड है। क्यों, क्योंकि इसको दूसरा ऑब्जेक्ट राइट में आता हुआ नजर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। बस एक इतना सा ही फैक्टर है, सिर्फ इस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसकी नज़रों से देखना चाहते हैं चीज़ों को। अगर आप एक ही नज़रों से देखोगे तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में आता हुआ दिखेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं अब बी के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखता हूँ तो ये हो जाता है वी ए माइनस वी बी विच इज़ 20 माइनस ऑफ माइनस 30। तो ये बेसिकली प्लस 50 मीटर पर सेकेंड से दिख रहा होगा बी को, ऑब्जेक्ट ए उसकी तरफ आता हुआ, प्लस मतलब राइट हैंड साइड, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बी खुद लेफ्ट में जा रहा है 30 से, तो उसको वो वेलोसिटी भी अब ए की तरफ ही नज़र आ रही है, मतलब ए की वेलोसिटी ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, तो डिस्प्लेसमेंट को तो डी लिख दो, यही वो डिस्टेंस है जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। और एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, बस इक्वेशन लगाओ बिना सोचे, और -10 माइनस ऑफ -15, सॉरी माइनस ऑफ +15, तो आपका आंसर आया -25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख सकते हो इसके लिए भी रिटार्डेशन थी, इसके लिए भी रिटार्डेशन है, तो नेट वेलोसिटी के लिए भी नेट रिटार्डेशन ही आया, है ना। दोनों रिटार्ड कर रहे हैं तो दोनों के इफेक्ट्स ऐड हो गए, और इफेक्ट्स दोनों के ऐड होके एक बड़ा रिटार्डेशन मिला हमको। अब इसको इक्वेशन को, इसमें टाइम का तो कोई रोल नहीं है इक्वेशन में, तो हम खाली v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s लगाते हैं, वो इक्वेशन जिसमें टाइम आती ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि b के रेस्पेक्ट में a टकराने से पहले रुक जाए, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। टेक्निकली ये पूरी इक्वेशन में हर चीज़ पे a b लिखा होना चाहिए, है ना।
velocity of a with respect to b, acceleration of a with respect to b, displacement of a with respect to b, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए। इनिशियल वेलोसिटी हमने अभी कैलकुलेट करी थी 50, तो 50 का स्क्वायर 2500, या एक काम करते हैं 50 इंटू 50 लिख देते हैं इसको, अभी कैलकुलेशन में कुछ कटेगा। यहाँ पे आएगा 2, एक्सेलेरेशन आएगा -25 और डिस्प्लेसमेंट आएगा d। ओके, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जब आपका b के रेस्पेक्ट में a रुक जाता है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। इससे पहले अगर b खड़ा हुआ होगा तो वो टकरा जाएगा, है ना। खैर, ये माइनस से माइनस कटेगा, ये 50 से 50 कटेगा, आंसर आपका 50 मीटर आ गया। अगर आप इंडिविजुअली सॉल्व करते तो दो इक्वेशन को ऐड करके आपका d50 आ जाता, और कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दिस इज हाउ यू यूज रिलेटिव मोशन इन 1D। आगे चलते हैं। A boat covers a distance between two parts या two points in 3 hours along the flow and 6 hours opposite to the flow। ये बोट वाले या एस्केलेटर वाले प्रॉब्लम्स है ना। एस्केलेटर सीढ़ियों वाले भी होते हैं और एस्केलेटर हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। बोट और एस्केलेटर प्रॉब्लम्स में आप यूँ समझो कि एक रिवर है या एक मूविंग सड़क बोल लो, एक मूविंग लैंड बोल लो या वाटर बोल लो, आपको बस ये समझना है कि एक चीज़ है जो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करती रहेगी, राइट। इसमें अगर आप किसी एक पॉइंट की बात करते हो कि अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वो 2 पॉइंट्स जो हैं वो एक्चुअल में ग्राउंड पे आपको पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे, क्योंकि पानी में तो कोई पॉइंट्स है नहीं, पानी तो मूव कर रहा है आगे। ठीक है, अब हमारी बोट यहाँ से शुरू होके यहाँ तक पहुँचती है, इसको फ्लो के साथ जाने में कितनी देर लग रही है, तो फ्लो के साथ जाने में इसको 3 घंटे लग रहे हैं। जब ये फ्लो के अपोजिट आ रही है तो इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको 6 घंटे लग रहे हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे, पर आज तक नहीं कराया है ऐसा कुछ, तो मैंने सोचा ये एक देना चाहिए। ठीक है, अब पूछा है हमसे कि हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू कवर द डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का वेलोसिटी हमको पता नहीं है ना, और बोट की वेलोसिटी भी नहीं पता है, बस हमको टाइम पूछा है, डिस्टेंस भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो लेट्स सी, चीज़ें कट जानी चाहिए हमारी बेसिकली यहाँ। तो जब वेलोसिटी ऑफ बोट, जब ये बोट इधर जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ रिवर के साथ वेलोसिटी ऑफ बोट ऐड हो जाएगी, है ना, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पे सिंपली ये बोलोगे कि वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, जब दोनों वेलोसिटीज़ ऐड हो जाती हैं तो डी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है। तो हमको पता है एस इज इक्वल टू यू टी इक्वेशन लगती है ना, तो यू इज इक्वल टू एस बाई टी लिख सकते हैं बेसिकली। तो आप टाइम को नीचे लेके जाओगे यहाँ पे और यहाँ लिख दोगे 3 आवर्स। सिमिलरली जब बोट अपोजिट जा रही होगी तो आप सोचो, अगर बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से भी कम होती तो बोट कभी इस तरफ जा ही नहीं पाती, रिवर उसको धकेल के इधर ले ही जाती है ना। सबसे पहले हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट ज़्यादा है, वेलोसिटी ऑफ बोट लेफ्ट में जाना चाहती है, अभी भी डी डिस्टेंस कवर करना चाहती है, पर उसमें से वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उतना उसको बैक साइड पे भी वेलोसिटी मिल रही है ना, अपोजिट साइड में। यहाँ पे भी वो डी डिस्टेंस कवर करती है, पर इस बार वो 6 घंटे में कवर करती है। अब ये दो इक्वेशंस आपको मिल गई हैं, अब आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो हमको चाहिए क्या, आप सॉल्व तो कर लोगे, पर यहाँ पे हमको चाहिए क्या, हम जानना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बोट होता और डिस्टेंस डी होता तो टाइम कितना लगता, है ना। स्टिल वाटर में सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बोट से हमको कितना टाइम लगता। तो हमको इक्वेशन में वी बी और डी चाहिए, तो अपने को टी निकल के आ जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूँ तो सिंपली हमारे वी आर वाला पोर्शन कट जाता है ना, तो ये कट गया। 2VB इज इक्वल टू D/3 प्लस D/6 आ रहा है। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आ जाएगा 3D/6 विच इज़ जस्ट D/2, तो आपके पास आ गया 2VB इज इक्वल टू D/2 विच कैन बी सिंपली सेड एज VB इज इक्वल टू D/4। ये आपको कंपेरिजन दिख रहा होगा, टाइम आपका 4 आवर्स आ जाता है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो इसमें रिलेटिव ज़्यादा कुछ काम आया नहीं एक्चुअली। बेसिकली रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इतना सही था कि वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं, और इस क्वेश्चन में यूज़ होगा इसी का रिलेटिव का कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अभी छेड़ा। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम पासेज अ फ्लोटिंग लॉग एट अ पॉइंट ए। अब अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर में इटसेल्फ कोई पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट ए अगर आपको बोला है तो ये पॉइंट ए रिवर के बाहर है ना। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे एक वुडन लॉग को एक डाउन स्ट्रीम्स का डायरेक्शन हम राइट ही ले लेते हैं। ओके, तो एक डाउन स्ट्रीम्स जाती हुई बोट ने क्रॉस किया है। ऑलराइट, चलो 1 आवर लेटर द बोट टर्न्स बैक। 1 घंटे तक ये बोट चलती रहती है, तो यहाँ से 1 घंटे तक ये बोट आगे एक पॉइंट तक जाती है और फिर यहाँ से डिसाइड करती है टर्न बैक करने का। तो ये प्रोसेस 1 घंटे का रहा। इट पासिस द लॉग एट अ पॉइंट बी 6 किलोमीटर्स फ्रॉम ए। अब जब ये बोट यहाँ से रिटर्न जर्नी कर रही है और वापस ऊपर की तरफ आ रही है, तब ये बोट वापस इसको क्रॉस करती है एट सम पॉइंट बी। तो अब ये लॉग यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, 6 किलोमीटर्स फ्रॉम पॉइंट ए। तो फाइनली आप ये भी बोल सकते हो कि ये डिस्टेंस जो है ये 6 किलोमीटर्स का है, ए और बी के बीच का। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 1 घंटे तक तो ये बोट सीधा चली है, पर उसके बाद जब ये टर्न हुई है उसके बाद का टाइम हमें नहीं पता, इस टाइम को हम लोग टी बोल देते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम था वो टी लगा होगा
तो बोट ने 1 घंटा डाउन स्ट्रीम ट्रैवल किया है और टी टाइम अपस्ट्रीम ट्रैवल किया है, जबकि लॉग ने पूरा पूरा टाइम 1 आवर प्लस टी जितना भी टाइम है वो पूरा टाइम लॉग डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करता रहा। आ रही बात समझ? अब हम जानना चाहते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर या लॉग अज्यूमिंग द बोट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बोट की कुछ वेलोसिटी है कांस्टेंट जिसको हम वी बोलेंगे, और रिवर की कुछ वेलोसिटी है वी। इन दोनों को हम कांस्टेंट लिख देते हैं। अब कंडीशन समझते हैं। 6 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें जो लॉग मूव किया है वो अपनी वी रिवर की वेलोसिटी से मूव किया होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू या s इज इक्वल टू यू टी, है ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 6 किलोमीटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम। टाइम में 1 घंटा तो लगा प्लस उसके ऊपर कुछ टाइम और लगा। ओके, ये टाइम हम जानते नहीं है। आप इसको आर की टर्म्स में सॉल्व करोगे तो आपका जो टी आएगा वो डेसिमल में आ जाएगा और वो भी आर की टर्म्स में आ जाएगा। अगर आप चाहो तो आप इसको 60 मिनट्स करके सॉल्व कर लो ताकि आपका आंसर डेसिमल में ना आए, कोई मोटे नंबर में आ जाए। वो कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी करने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हालांकि डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या गिवन है। तो ऑप्शंस में अगर मिनट्स में गिवन है तो आपको मिनट्स में करना ही पड़ेगा। ए से सी तक जा रहा है 1 घंटे का ट्रैवल करके, है ना। तो आप बोलोगे कि ए सी डिस्टेंस कवर किया विद वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। बोट और रिवर की वेलोसिटी ऐड हुई जब वो नीचे की तरफ गया है। ये हम ग्राउंड से देख रहे हैं इसलिए हमको पता चल रहा है। और इसने 1 घंटे का टाइम लिया है ना, तो इसको यहाँ पे 1 आवर लिख दो। मैं यहाँ पे भी इसको 1 आवर ही चेंज कर देता हूँ। इसको 60 रखने का मेरे को लग रहा है कि फिर स्पीड में किलोमीटर पर आवर नहीं आ पाएगा, तो इसको 1 ही रहने देते हैं। ओके, सिमिलरली आपका वापस का जर्नी जो है वो बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस है, जो ये वाला डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस कवर करने में वेलोसिटी ऑफ बोट में माइनस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्योंकि अपोजिट लग रहा है ना। और इसको लगेगा कुछ टाइम टी। ये टी टाइम वही है जो हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, राइट। चलिए, तो जब आप ए सी और बी सी के बीच का डिफरेंस देखते हो तो आप जानते हो कि ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस इज 6 किलोमीटर्स, तो आप इनको माइनस कर सकते हो। तो ए सी माइनस बी सी विच इज़ इक्वल टू, सॉरी मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, ए सी माइनस बी सी विच इज़ इक्वल टू 6 इज इक्वल टू ये वाली टर्म वी बी प्लस वी आर माइनस वी बी इंटू टी माइनस वी आर इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको 6 लिखो, यहाँ पे आ जाएगा वी बी को कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 माइनस टी बनेगा, और फिर प्लस वी आर को कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बना देंगे, है ना। तो वी आर के साथ क्या आ जाएगा 1 प्लस टी। ओके, ये वाली टर्म आपकी एक आ गई। दूसरी टर्म आपके पास ये पड़ी हुई है। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वी आर इंटू वन प्लस टी, वी आर इंटू वन प्लस टी सेम है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक 6 लिख सकता हूँ इसकी जगह। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो वी बी इंटू वन माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई जो कि है एग्जैक्टली 1। अब आपको चाहिए क्या था, आपको जानना था वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो आप यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँगा तो क्या बनेगा मेरे पास 6 इज इक्वल टू वी आर इंटू 2। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, समझे। चलिए, अभी भी हमने यहाँ पे ग्राउंड के केस में सॉल्व किया है, मतलब हमने कोई बहुत ज़्यादा रिलेटिव वेलोसिटी लगाई नहीं। अगर हम चाहते कि इसको रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करें तो हमको या तो लॉग के परस्पेक्टिव से या बोर्ड के परस्पेक्टिव से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे यही एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। जब आप इसको बोर्ड के परस्पेक्टिव से देखते हो ना तो टाइम बड़े आराम से निकल आता है। आप सोचो कि अगर एक बोट पानी पे चल रही है तो उस बोट को पानी की वेलोसिटी कैसे पता चलेगी। तो अगर बोट बिल्कुल स्टॉप हो जाती है तो वो रिवर की वेलोसिटी से आगे बढ़ती जाती है ना, और उसी वेलोसिटी से आपका लॉग भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप ऐसे सोचो कि अगर बोट रुकी हुई होती तो बोट को ये जो लॉग है और ये जो बोट है, अगर बोट रुकी हुई होती तो उसको लॉग का मोशन नज़र नहीं आता, लॉग उसको रेस्ट पे ही नज़र आता, राइट। फिर अगर बोट यहाँ से जोर लगाती है और आगे की तरफ जाती है 1 घंटे के लिए, तो उसको वापस आने में भी कितना टाइम लगना चाहिए, क्योंकि बोट को पानी की या लॉग की वेलोसिटी नज़र ही नहीं आ रही। अगर वो पानी में राइट हैंड साइड 1 घंटे के लिए जाती है तो उसको उसको अपने पर्सपेक्टिव में तो ये लगेगा ना कि मुझे पीछे जाने में भी 1 घंटा ही लगेगा। बोट के रिस्पेक्ट में अगर ये आगे 1 घंटा जाएगी तो वापस 1 घंटा पीछे आएगी, तब ये वहीं पहुंच जाएगी जहाँ पे ये पहले थी, जो कि लॉग के बगल में था। यहाँ से टाइम आराम से निकल जाता है 1 घंटा, जिस टाइम को निकालने के लिए हमने ये इतनी सारी मेहनत करी थी और ये दो इक्वेशंस को काटा छाटा। दिस इज़ वेयर रिलेटिव वेलोसिटी कम्स इनटू पर्सपेक्टिव। पर इस चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इस चीज़ को समझने के लिए हम इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आप एक एस्केलेटर या एक ट्रेन का एग्जाम्पल ही इमेजिन करो, है ना। कि अगर एक ट्रेन मूव कर रही है,
आप बोलते हो कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है इस ट्रेन के अंदर और दूसरा पर्सन यहाँ पे खड़ा है रोलर स्केट्स पहन के, ठीक है, या बेसिकली ये मूविंग है और ये रेस्ट पे, तो दिस गाय इज़ एट रेस्ट एंड दिस गाय इज़ गोइंग टू मूव। अगर आप यहाँ से बाहर खड़े होकर, ट्रेन में से बाहर खड़े होकर देखना चाहते हो, तो आप कहोगे कि ये रेस्ट वाला पर्सन भी आगे चल रहा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन से, और ऑब्वियसली ये वाला पर्सन तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन से चल ही रहा है, प्लस इसकी अपनी खुद की कुछ वेलोसिटी भी है, तो आप बोलोगे कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तब जाके आप बोलोगे कि ये पर्सन आगे इस वेलोसिटी से जा रहा है ना। आप अगर सिर्फ ट्रेन में ही खड़े होते या सिर्फ लॉग के परस्पेक्टिव में देखते तो आप क्या कहते हैं? लॉग तो कहता है कि ये पर्सन अपनी वेलोसिटी वीपी से आगे गया, 1 घंटे तक चलता रहा तो यहाँ पहुँच गया, जब वापस आया तो वापस वीपी से आया, इसका मतलब है यहाँ पे भी 1 घंटा लगाएगा, यहाँ पे भी 1 घंटा लगाएगा, 2 घंटे का टाइम लगा के वापस मेरे तक आ जाएगा। तो लॉग को, जो कि रिवर के साथ ही मूव करता जा रहा है, उसको इस पर्सन की स्पीड दोनों टाइम सेम नज़र आएगी, जाते टाइम भी वो वीपी से गया है और आते टाइम भी वो वीपी से आया है। क्यों? क्योंकि वो थी कांस्टेंट। पर जो पर्सन यहाँ बाहर खड़ा होगा, इस पर्सन को क्या दिखेगा कि अगर ये राइट जा रहा है तो ये वीपी और वी आर दोनों वेलोसिटीज़ ऐड करके जा रहा है, अगर ये लेफ्ट आ रहा है तो ये वीपी माइनस वी आर इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है ऊपर वाला, अगर हम बोट के पर्सपेक्टिव में या लॉग के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो लॉग के पर्सपेक्टिव में हम कहते हैं कि 1 घंटा जाने में लगा रहा है और 1 घंटा आने में लगा रहा है, तो टोटल 2 आवर्स के लिए ट्रैवल किया है। और अगर ये लॉग 2 आवर्स के लिए ट्रैवल करेगा, 1+1 2 आवर्स के लिए ट्रैवल करेगा और 6 किलोमीटर्स चल जाएगा, तो ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कर देती है इस क्वेश्चन को। रिवर बोट प्रॉब्लम्स थोड़े से और इंटरेस्टिंग हैं मेरे पास, ये क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको धीरे धीरे करके, या क्वेश्चंस एज होमवर्क दे दूंगा। अभी हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, रेन अम्ब्रेला एंड विंड फ्लैग। मैं पहले सोच रहा था कि मैं ये वाली वेलोसिटी रिवर बोट वाला केस पहले करा दूं, पर रिवर बोट से थोड़ा सा इजी पड़ता है रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम को समझना, तो इसको मैंने कहा सोचा कि ये पहले हो जाना चाहिए। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से होती है कि आपका एक पर्सन है, जो पर्सन आगे चल रहा है किसी वेलोसिटी से, इसको वीपी बोल देते हैं, और आपकी एक बारिश है जो ऊपर से नीचे गिर रही है, इसकी वेलोसिटी वी आर है। टेक्निकली वी आर जो है वो माइनस के जे कैप की तरफ होगी, और टेक्निकली मैं यहाँ पे जैसा पर्सन का वेलोसिटी दिखा रहा हूँ ये प्लस का आई कैप की तरफ होगा, है ना। अब जब ये पर्सन आगे बढ़ रहा होता है तो इसको ये रेन की वेलोसिटी क्या नज़र आती है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। अगर हम साइड से खड़े होकर इस चीज़, बस यार बातें बातें बहुत हो गई, अब एनिमेशन देखते हैं, ठीक है, मेरे को भी बहुत देर से इंतजार है इसका। तो खैर, ये हमारा एग्जाम्पल था लास्ट क्लास में रिलेटिव मोशन का, बस इस बार मैंने बारिश करवा दिया। ओके, तो हमको याद है कि ये वाली बॉल के साथ साथ हमारा कैमरा चल रहा था, है ना, इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट क्लास। और इस वाली बॉल के साथ साथ अगर आपका कैमरा चलेगा तो क्या आपको रेन भी सीधी गिरती हुई नजर आएगी? अभी ये सारे के सारे पार्टिकल्स बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट लाइन से नीचे जा रहे हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचना चाहूँ, ये वाली लाइन हटा देते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये कोई भी एक पार्टिकल अपनी एक स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करता है ना। आप ऐसे इसको इमेजिन अगर करना चाहते हो प्रॉपर्ली, तो आप इसको ऐसे देखो कि ये जो मैं लाइंस खींच रहा हूँ ये वर्टिकल हैं, क्या कोई भी पार्टिकल इन लाइंस को क्रॉस कर रहा है लेफ्ट टू राइट? ऐसे देख लो, ठीक है। तो मैं ज़रा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हो कोई भी पार्टिकल इनको क्रॉस नहीं करेगा, जो पार्टिकल चल रहे हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे चलते रहेंगे, ठीक है, एट ऑल टाइम्स। यहाँ पे इसको रोक देता हूँ एक बार, सारे के सारे पार्टिकल्स, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे देख सकते हो आप, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। ये 2 पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल इस रॉड पे चिपके हुए हैं, इन दोनों को देख सकते हो आप, ये बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जा रहे हैं। ऑल राइट, ओके। इस बार मूविंग पार्टिकल के पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं, और हियर वी गो। अब हमारा इस बॉल के साथ हमारा कैमरा मैच कर रहा है, ठीक है, ये वाली बॉल के साथ इस वाली। तो आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन फिक्स हो गई है, लेट इट कम हियर। इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन फिक्स हो गई है, जिसका मतलब है कैमरा इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चल रहा है। तो अगर कैमरा इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चल रहा है तो ये जो सारे पार्टिकल्स हैं रेन के क्या वो हमको एग्जैक्टली डाउनवर्ड आते हुए दिख रहे हैं, या वो थोड़ा सा एंगल चेंज कर रहे हैं? तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, आप देख सकते हो ये पार्टिकल को और इस वाले पार्टिकल को हम नोटिस करना चाहते हैं कि ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट 2-3 फ्रेम आगे बढ़ा रहा हूँ मैं इसको, ताकि आपके ज़्यादा पार्टिकल्स ऐड ना हो। और ये 2 फ्रेम्स बाद ही आप देख सकते हो कि ये दोनों पार्टिकल्स क्रॉस करके इस साइड आ चुके हैं। वापस पीछे चलो, ये इस एक पार्टिकल को ध्यान से देखो, क्रॉस कर रहा है। तो आपको दिख रहा है कि अब ये स्लांट हो चुका है, क्योंकि हम लोग कैमरा आगे बढ़ा रहे हैं इसके साथ साथ, तो इसके पर्सपेक्टिव में बारिश टेढ़ी हो चुकी है। ओके, इसको अगर मैं थोड़ी सी स्लांटेड लाइन दे दूँ, हम किसी एक पार्टिकल को मार्क कर लेते हैं, लेट्स से हमने ये वाले पार्टिकल को मार्क कर लिया, तो ये यहाँ से चालू हुआ है ये पार्टिकल, और थोड़ी देर बाद यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, हमको 2 पॉइंट्स मिल गए हैं।
इन दोनों लाइन पॉइंट्स में एक लाइन बना देता हूँ और अप्रॉक्सीमेटली दिस इज़ द स्लांट। अब इस पे आप स्लांट पे चेक कर लो कि कोई पार्टिकल इसको क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे तो अब काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है कि पार्टिकल शायद क्रॉस नहीं कर रहे हैं ना। लेट्स सी, कोई भी दो पार्टिकल ले लो या एक पार्टिकल ले लो जो इस लाइन के आसपास है। ये वाला पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। डिस्टेंस करीब करीब इक्वल मेंटेन्ड है इस पार्टिकल का, है ना। तो ये पार्टिकल क्रॉस नहीं कर रहा है। ये वाले को देख लो, लेफ्ट में बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। तो दिस इज़ द लाइन, दिस इज़ द स्लांट जो अब हमको पार्टिकल्स का नज़र आ रहा है। जो पहले पार्टिकल्स, जो एक्चुअली पार्टिकल्स, सॉरी मैंने उल्टा चला दिया, जो एक्चुअल में पार्टिकल्स सीधे चल रहे थे वो पार्टिकल्स, क्योंकि अब हमारा कैमरा मूव करने लग गया। देखो, फॉर द फ्यू मोमेंट्स जब हमारा कैमरा मूव नहीं कर रहा है, हमको बारिश सीधी नज़र आ रही है यहाँ पे, है ना। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस। ये बारिश सारी हमको सीधी गिरती हुई दिख रही है और पार्टिकल्स हमारी इस लाइन को क्रॉस करते हुए निकल रहे हैं, सीधे सीधे नीचे आ रहे हैं। जैसे ही हमारा कैमरा मूव करना शुरू करता है, सारे पार्टिकल्स टेढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और अब आप देख सकते हो कि हर पार्टिकल इस लाइन के पैरेलल चल रहा है। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है और इसको हम लोग को मैथमेटिकली कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करें, अब हम मैथमेटिकली देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो पर्सन जो आगे चल रहा है उसकी वेलोसिटी कुछ वीपी, रेन जो नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी वी आर। अब क्योंकि पर्सन के रिस्पेक्ट में हम रेन की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या हो जाएगी, वी आर माइनस वी पी हो जाएगी, है ना। ये दोनों वेक्टर्स में है। आप ऐसे सोचो कि अगर वेलोसिटी ऑफ रेन थी, लेट्स से जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन मैं इसकी वेलोसिटी रख देता हूँ 8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। और पर्सन की वेलोसिटी हम 6 मीटर पर सेकेंड राइट में कर देते हैं। तो हमारे ये जो इक्वेशन आएगी इसको आप कैसे लिखेंगे, ये इक्वेशन को आपको लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन जो कि -8 जे कैप में है। अब वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जे कैप लिखा है हमने साथ में, और माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पर्सन प्लस 6 आई कैप। तो आपका फाइनल वेक्टर क्या बना, वी आर पी वेक्टर क्या बना, ये बन गया -6 आई कैप -8 जे कैप। अगर आप इस वेक्टर को प्लॉट करो कहीं भी, तो ये वेक्टर क्या होता है, ये वेक्टर होता है कि अगर आप ओरिजिन से -6 एक्स एक्सिस में चलते हो और -8 जे कैप में चलते हो, तो ये जो लोकेशन आती है इस वेक्टर का ये कनेक्शन है ना। दिस वेक्टर इज -6 आई कैप -8 जे कैप। पर्सन को जो बारिश है वो इस लाइन के अक्रॉस दिख रही है, ओके। ये मैंने अभी डिफरेंट कैलकुलेशन करी है, ऑफ कोर्स जो हम एनिमेशन में देख रहे थे उसमें ये कैलकुलेशन नहीं थी। इनफैक्ट मैं एनिमेशन में भी सेम कैलकुलेशन करके एक बार दिखा दूंगा, पर एनिमेशन में थोड़ा सा ग्रेविटी भी है तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी नहीं है, दिक्कत आ सकती है, पर ट्राई कर लेंगे। खैर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्सन जो अपने आप को स्टेशनरी मानता है, चाहे वो पर्सन हो या कार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एक कार है तो भी, और अगर आपके पास एक पर्सन है तो भी, उस पर्सन को ये जो वेलोसिटी है वो इधर नज़र आ रही है। तो ये भाई साहब अब एक अम्ब्रेला अगर घर से लेके आए हैं, तो अगर वो अम्ब्रेला बिल्कुल सीधा पकड़ लेंगे तो उनको यहाँ पे ये स्लांटेड आने वाली रेन गीला कर देगी, ठीक है। उनको अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा एग्जैक्टली इस वेक्टर के अपोजिट। तो उनका अम्ब्रेला का एंगल अगर परफेक्टली इसके अपोजिट वो कर दें तो उनका काम हो जाएगा। अम्ब्रेला का एंगल हम हमेशा यहाँ से निकालते हैं, वर्टिकल से। क्यों निकालते हैं वर्टिकल से, क्योंकि ओरिजिनल एंगल वर्टिकल है, वहाँ से आप कितना एंगल आगे लेके आ रहे हो वो थीटा हमको चाहिए। अगर ये थीटा चाहिए तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये जेड बन रहा है ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये थीटा मांग रहे हैं। ये थीटा कितना होगा, तो आपको ये भी पता है कि अगर किसी ट्राइंगल में 8 इधर है और 6 इधर है तो ये 37 डिग्री वाला ट्राइंगल बन गया, और ये छोटा एंगल 37 डिग्री हो गया और ये बड़ा एंगल 53 डिग्री हो गया, है ना। बहुत ही रफ तरीके से मैंने कर दिया, पर आई नो यू अंडरस्टैंड दिस। तो आपका जो थीटा यहाँ पे आया वो 37 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल आ गया, ऑलराइट। थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। ये आपका तरीका होता है पर्सन और रेन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अब ऐसे में कुछ छोटे मोटे एडिशंस भी हो सकते हैं। ऐसे में ये भी हो सकता है कि विंड भी आ जाए। तो विंड क्या करेगी, अगर मैं इस किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में विंड ले आता हूँ और विंड धमाकेदार विंड ले आते हैं, काम करते हैं हम विंड को बिल्कुल 12 मीटर पर सेकेंड आई कैप कर देते हैं, बारिश से भी तेज़। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी रखनी है मुझे, वरना कोई मतलब नहीं है। विंड को एक काम करो, पहले 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप करके देखो। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में पर्सन खुद तो, पर्सन लास्ट में लेंगे। ऐसे में जो रेन है वो रेन खुद तो नीचे जा रही थी -8 जे कैप से, पर क्योंकि हवा चल रही है तो वो इस पूरी रेन को धक्का देते हुए आगे चल रही है और अपने साथ लेके जा रही है। तो हवा का जो वेक्टर है वो इस रेन की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगा 6 आई कैप। तो ये रेन की वेलोसिटी खुद कुछ ऐसी हो गई, ठीक है। जब विंड आ जाती है तो रेन की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हो जाती है वी आर प्लस वी डब्ल्यू, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। ये एक चीज़ आप याद रखें।
कि जब भी विंड आएगी तो उसको ऐड कर देंगे। तो आपका अभी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गई, ये हो गई 6i कैप माइनस 8j कैप। इन दोनों वेक्टर्स को आपने ऐड कर दिया तो आपका ये वाला वेक्टर आ गया 6i कैप माइनस 8j कैप। ओके, अब ऐसे में अगर ये पर्सन भी वॉक कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कुछ इस तरीके से इसको मैथमेटिकली लिखेंगे। तो वहाँ पे आप देखो 6i कैप माइनस 8j कैप माइनस का 6i कैप, तो ये कट गया और ऐसे में आपके पर्सन को ये रेन वापस बिल्कुल वर्टिकली नज़र आने लग गई। क्यों? क्योंकि हवा उसको आगे लेके आ रही थी। तो आप इसको ऐसे सोचो कि ये पर्सन जो है वो भाई साहब बिल्कुल हवा की वेलोसिटी से ही आगे चल रहे थे और जितना हवा ने रेन को आगे धकेला उतना ही ये पर्सन भी आगे आ गया। तो इस पर्सन को सारे पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ नीचे आते हुए नजर आए। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि अगर आपका पर्सन टुवर्ड्स राइट चल रहा है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पर्सन, आपका रेन टुवर्ड्स नीचे आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ ऐसा हो गया, और मान लो आपके पास कुछ विंड की भी वेलोसिटी है। तो इन तीनों केसेस में आपका फाइनली एंगल क्या होगा। तो एंगल निकालने के लिए हमको क्या क्या प्रोसेस करना है, हमको सबसे पहले देखना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए वेलोसिटी ऑफ विंड का वेक्टर और वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर ऐड किया जाए। देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आपको विंड ना दी जाए और खाली वेलोसिटी ऑफ रेन ही कुछ इस तरीके से दे दी जाए कि माइनस का 8j कैप तो है ही, उसमें थोड़ा सा i कैप भी है, तो आगे की तरफ और नीचे की तरफ रेन खुद ही कुछ ऐसी आ रही है। तो कोई बात नहीं, आपको उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है और i/j में इसको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड और वेलोसिटी ऑफ रेन जो भी दी हुई है ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दी गई होगी जो कि यूजुअली प्लस या माइनस i कैप में कोई भी वैल्यू रख सकती है। तो अब जब आप फाइनली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन निकालते हो तो वो आता है VRG माइनस V पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये जो फाइनल वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर की जो भी ये वेक्टर आप ड्रॉ ही कर लो इनफैक्ट। ठीक है, तो ये वेक्टर इस तरीके से जब ड्रॉ होता है तो इसका हमको वर्टिकल से ये एंगल निकालना होता है थीटा। ये वो एंगल है जिसके बिल्कुल अपोजिट आपका छाता पकड़ा जाता है और पर्सन को यही वेलोसिटी ट्रेन की नज़र आ रही होती है ना। तो बस ये एक छोटा सा काम है जो आपको करना है। अगर आप यहाँ पे कंसिडर करते हो कि रेन की वेलोसिटी परफेक्टली डाउनवर्ड्स है और कोई विंड की वेलोसिटी नहीं है, या अगर है भी जैसे ऊपर की तरफ मैंने VRG यहाँ पे लिख दिया, तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो होगी वो i कैप में होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन जो होगी वो j कैप में होगी, है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि i कैप में वेलोसिटी ऑफ विंड आ जाएगी टुवर्ड्स राइट, है ना। ये कुछ इस तरीके से होगा कि VW i कैप प्लस VR j कैप माइनस V पर्सन i कैप। तो i कैप में आपके पास क्या क्या आ रहा है, VW माइनस VP, और j कैप में क्या आ रहा है VR। अब टेक्निकली वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन हमेशा डाउनवर्ड होती है तो वो माइनस j कैप बोली जा सकती है। आपको यहाँ पे एक माइनस साइन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो वेक्टर है वो i कैप और j कैप में आपको दिख रहा है ना। तो जब आप किसी भी वेक्टर का वर्टिकल से एंगल निकालना चाहते हो, या ऐसे देख लो कि ये वाला एंगल अगर आप जानना चाहते हो, तो आपको tan थीटा में क्या चाहिए, आपको ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड चाहिए, है ना। आपको tan थीटा निकालने के लिए i कैप वाली साइड को ऊपर रखना है और j कैप वाले को नीचे रखना है। i कैप में आपके पास अगर वेलोसिटी ऑफ विंड है तो वो कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगी और वेलोसिटी ऑफ रेन वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन का आपको सेंस का ध्यान रखना है। इवेंचुअली आप खाली इस तरीके से लिखेंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा जो कि हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पर्सन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। यूजुअली खाली इतना सा हो जाता है, क्यों? क्योंकि विंड की वेलोसिटी हो जाती है 0, तो ये वाली टर्म अगर नहीं दी हुई है तो 0 है। रेन खुद माइनस में होती है तो यहाँ भी एक माइनस साइन और ऊपर भी एक माइनस साइन ऐसा आ जाता है। मैंने tan इनवर्स नहीं लिखा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये एक फॉर्मूला है जो तुम याद रखना चाहो तो रख सकते हो फॉर एवरी रेन मैन प्रॉब्लम, बट फॉर्मूला याद मत रखो, लॉजिक याद रखो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस केस के अंदर हम लोगों को दो क्वेश्चंस अलग अलग करने पड़ेंगे। हमको एक विंड फ्लैग क्वेश्चन कर लेना चाहिए और एक विंड फ्लाइट क्वेश्चन कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक है, आप चिंता मत करो। बेसिकली क्या होता है कि विंड किसी एक डायरेक्शन में चल रही होती है। लेट्स से विंड की वेलोसिटी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड i कैप है और इस वेलोसिटी में एक कार मूव कर रही है लेट्स से इस तरफ, और इसकी वेलोसिटी में कुछ भी रख सकते हैं पर हम ईज़ ऑफ कैलकुलेशन की वजह से 53 डिग्री वाला काम कर लेते हैं। तो लेट्स से इसकी वेलोसिटी यहाँ पे है 100 तो बहुत ज़्यादा हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे एंगल 53 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो एक्चुअली राइट हैंड साइड से ईस्ट से जो एंगल बना रहा है वो हो जाएगा 127 डिग्रीज, राइट। चलिए, ये हमारी कार है और बेसिकली ये कार का डायरेक्शन कुछ ऐसा ही है। तो बाकी सब चीज़ें हटा के अब मैं ये भी रख देते हैं और कार बना देते हैं इधर। ओके, तो ये कार जो कि काफ़ी गंदी सी है ये इस तरफ जा रही है। इस कार की छत पे अगर एक फ्लैग होता तो वो फ्लैग हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
तो फ्लैग अगर सिर्फ 0 विंड पे होता तो फ्लैग क्या करता है, इस कार के एग्जैक्टली अपोजिट लहरा रहा होता और वो कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल से, अगर यहाँ पे 53 डिग्री एंगल है तो आप देख सकते हो कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन जा रही है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 53 और यहाँ पे भी 53, तो ये हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री एंगल टुवर्ड साउथ बना के फ्लैग उड़ रहा होता अगर कोई विंड नहीं होती। बट अगर विंड है तो ये विंड की वेलोसिटी एक्स्ट्रा मिल जाती है हमारे फ्लैग को उसी डायरेक्शन में। तो आप इसको हमेशा ऐसे देखते हो कि फ्लैग एक तो गाड़ी के अपोजिट जाना चाहता है, तो अगर कार की वेलोसिटी आपको इस तरफ दी हुई थी, इस तरफ दी हुई थी 50 और यहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ था 53 डिग्री, तो आप सबसे पहले इसको वेक्टर में तोड़ दो। तो आप बोलोगे कि 50 है 53 है तो ये 3 4 5 ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है। 50 के बड़ी वाली साइड होती है 40, ये ऊपर जा रहा है तो जे कैप, और छोटी वाली साइड होती है 30, ये लेफ्ट में जा रही है तो माइनस का 30 आई कैप। तो जो कार की वेलोसिटी है वो है -30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। जो हमारा वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्शन ऑफ फ्लैग लिख देंगे, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लैग जो होता वो कैसा होता, वो इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता, तो +30 आई कैप होता -40 जे कैप होता। आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हो, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लैग हो जाता। पर प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन इटसेल्फ एक वेक्टर नहीं होता, डायरेक्शन इटसेल्फ एक यूनिट वेक्टर होता है। तो आपको जब यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है ना, तो आप इसको फाइनली इनके वैल्यू से डिवाइड कर लो ताकि आपको यूनिट वेक्टर मिल जाए, ठीक है। पर खैर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डायरेक्शन ऑफ फ्लैग में एक चीज़ और आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग खाली +30 आई कैप -40 जे कैप नहीं रहेगा, इसमें वेलोसिटी ऑफ विंड भी ऐड हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ विंड अगर ऐड होती है तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे +20 आई कैप भी आ जाएगा, जिसकी वजह से अब आपका डायरेक्शन थोड़ा सा और टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो गया। आपकी गाड़ी से ये थोड़ा सा और टुवर्ड्स राइट हो जाएगा फ्लैग, क्यों? क्योंकि हवा उसको थोड़ा सा और राइट की तरफ मूव करवा रही है। तो फ्लैग के केस में हमेशा विंड तो ऐड हो जाएगी पर व्हीकल की वेलोसिटी को अपोजिट करना है, ठीक है, ध्यान रहेगा। इसको मैं लिख देता हूँ, फ्लैग के केस में क्या होगा, अपोजिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार, कार हो, बोट हो, कुछ भी हो, प्लेन हो, प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड वेक्टर, और फिर इन दोनों को डिवाइड करके यूनिट वेक्टर निकालना ज़रूरी है अगर आपको खाली डायरेक्शन पूछा गया है तो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपकी 50 आई कैप -40 जे कैप, तो आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर डी एफ का वेक्टर ये है तो डी एफ का डायरेक्शन हो जाएगा, इसको डिवाइड √2500 प्लस 1600 एंड दैट्स इट। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके इफ़ यू कांट सॉल्व इट। बेसिकली ये 0 0 में हटा सकता हूँ, तो ऊपर 5 आई कैप बचेगा, -4 जे कैप बचेगा और नीचे 25 + 16 जो कि 41 हो जाता है, तो √41 बचेगा। तो इसको फाइनली आप यहाँ तक ले जाके लिख दो तो काफ़ी है, और ये आपको डायरेक्शन दे देगा। इसमें कोई मीटर पर सेकंड नहीं है, इसमें कोई यूनिट नहीं है, दिस इज जस्ट अ यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो फ्लैग का ये सीन हो जाता है, अपोजिट टू व्हीकल, ये चीज़ याद रख लो, अपोजिट टू व्हीकल और विंड की वेलोसिटी का वेक्टर उसमें ऐड कर देना है। ये तो एक चीज़ हुई, ये तो एक केस हो गया हमारा। अगर हम फ्लाइट वाला केस लेते हैं तो उसमें हमको एक क्वेश्चन करना ज़रूरी है, और ये आज की लास्ट चीज़ है। आई नो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो रही है। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन है जो एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा आपके लिए, ओके। तो ये कह रहा है कि फाइंड द एंगल फ्रॉम नॉर्थ दैट एन एयरप्लेन शुड फ्लाई इफ वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन इज 400 km/h। तो ध्यान से पढ़ते हुए आप डायग्राम बनाते हुए चलो। सबसे पहले आपको बोला है कि एंगल फ्रॉम नॉर्थ, तो ये नॉर्थ वाली साइड मैंने बना दी, जिसमें इस वेलोसिटी 400 km/h वाले प्लेन को उड़ना चाहिए। तो लेट्स से इसका एंगल यहाँ से थीटा हो जाना चाहिए। इफ इट वांट्स द नेट डिस्प्लेसमेंट टू बी टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नेट डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाना चाहिए। तो एक 45 डिग्री की लाइन बनानी पड़ेगी हमको जो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दे रहा है। इसको थोड़ा सा लंबा बना देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों का फाइनल वेक्टर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ विंड इज 200 √2 ईस्टवर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन ने इस चीज़ को इतना सिंप्लीफाई करके इसीलिए दिया है ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 200 को अपन यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, ये आ जाएगा 200 √2 km/h। ये आपको विंड की वेलोसिटी दी है, आपको प्लेन की वेलोसिटी यहाँ पे 400 पता ही है km/h, और आपको चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी, यानी कि इन दोनों वेलोसिटीज़ का जो वेक्टर है। अब आप देखो इन दोनों वेलोसिटीज़ का जो वेक्टर है वो कैसा होगा, वो पैरेललोग्राम लॉ से कुछ ऐसे ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा एंगल पीछे होता अगर इसका, इस वाली लाइन का, तो यहाँ तक ये एंगल जाता और ये पर्टिकुलर थीटा हमको चाहिए। तो ये एंगल प्लस ये विंड का वेलोसिटी, इन दोनों का मिलके आपका फाइनल जो वेलोसिटी ऑफ प्लेन बनेगा वो 45 डिग्री पे आ जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो जाएगा 400 का कॉस थीटा,
ये होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू होती है एग्जैक्टली 1 tan 45 डिग्री की वैल्यू। तो इसका मतलब है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ये एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आएंगी। तो 400 का कॉस थीटा 400 के साइन थीटा जो कि इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड इसके बराबर हो जाना चाहिए। दिस इज वेयर दिस कैलकुलेशन या दिस क्वेश्चन बिकम्स ईजी। एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स और भी बहुत टाइप की आती हैं, पर ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो सॉल्व होने में थोड़ी सी देर लगाता है यूजली। तो अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो सीधा आप थीटा के आंसर में निकल जाते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और बचा ही नहीं है। कैसे करेंगे इसको? लेट्स रिमूव द जीरोज। इनफैक्ट 2 भी रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 बच रहा है ना। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 1/√2। यहाँ पे इसको और कैसे सिंप्लीफाई करें? स्क्वेयरिंग कर देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, कुछ हो जाएगा उससे, हो जाएगा। स्क्वेयरिंग कर दो। तो जब इसको स्क्वेयरिंग कर दोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, और राइट हैंड साइड बचा खाली 1/2। ये वाली चीज़ होती है 1, तो 1 माइनस ये वाली चीज़ होती है साइन 2 थीटा, तो 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन 2 थीटा को इधर भेज देते हैं, 1/2 को उधर भेज देते हैं, तो आपके पास आ गया आंसर। आपके पास आ गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 विच इज़ 1/2। और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है। तो आपका फाइनल आंसर थीटा आ गया 15 डिग्री। ऑल राइट, ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और क्रक्स। तो बेसिकली आपको एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम में ज़्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं है। आपको सिर्फ एक वेक्टर बनाना है एयरक्राफ्ट का, आपको सिर्फ एक वेक्टर बनाना है विंड का। आपको उन दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ से ऐड कर देना है। दैट विल गिव यू द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट। ओके, आई होप ये केसेस आपको समझ में आए हों। अब नेक्स्ट हमारे जो केसेस बचते हैं वो बचते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम, जो कि कल की क्लास में हो जाएगा, और क्रॉस रोड्स पे मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों केसेस हम कर लेते हैं। उन पे इनफैक्ट क्वेश्चन भी थोड़े से ज़्यादा आते हैं, तो वो केसेस को मैं वैसे ही सेपरेट रखना चाहता था। ठीक है बच्चों, चलो टेक केयर, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।